आखिर क्यों रिसेंट इंटरव्यू में ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी के बारे में ये बोला? मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। ध्रुव राठी ही नहीं बल्कि काफी लोग एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हु फ्लाइज ऑफन टू अब्रॉड। जहां एक ग्रुप है जो मोदी जी को भगवान मान चुका है, भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। और वहीं पर एक ऐसा ग्रुप भी है जो इन्हें विलेन मानता है। नॉट सो interested to deal real problems of the people. लेकिन 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उस समय तो नरेंद्र मोदी सबके नजर में एक हीरो थे। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लोग क्रिटिसाइज करने लगे? इतना महंगा कर दिया है ना, पूछो मत, सबका हालत खराब है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हीरो से लेकर जीरो तक का सफर। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साल 2014 तक में सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और नरेंद्र मोदी को सिर्फ गुजरात के लोग ही जाना करते थे। साल 2014 में जब सेंट्रल का इलेक्शन शुरू हुआ तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर का फेस बताया और इसके बाद भर भर के कैंपेन चलाए गए। मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हर एक जगह मोदी के पोस्टर लगाए जाने लगे। पूरे देश भर में मोदी जी का 3D वीडियो चलाया जाने लगा, जहां पर मोदी जी के भाषण डिजिटली चलाए गए। इस टाइम पे बीजेपी ने डिजिटली काफी बढ़िया काम किया था। काफी अच्छे एड्स चलाए जाने लगे जिसमें ये दिखाया जाने लगा कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे भी एड्स बनाए थे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। इन सारी मार्केटिंग के बाद बीजेपी ने एक चीज क्लियर कर दी थी, अगर बीजेपी जीतेगी तो इनके पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और नरेंद्र मोदी को एज ए हीरो पोर्ट्रे कर दिया गया था। और बाद में 2014 का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाती है और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और यहीं से इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो काफी अच्छे जाते हैं और इसके बाद इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया नोटबंदी करने का। और ये नोटबंदी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अचानक से एक दिन नरेंद्र मोदी टेलीविजन पे आते हैं और भारत की जनता को एड्रेस करते हुए ये बात अनाउंस करते हैं कि अब से 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं ताकि ये अमीरों का पैसा जो इन लोगों ने ब्लैक मनी छुपाया हुआ है वो सारा बाहर आ सके। और इसी वजह से ये नोटबंदी का फैसला लिया गया है। नोटबंदी के टाइम में पहले तो एक आम इंसान को लगता है कि ये काफी सही फैसला है, लेकिन बाद में एक आम गरीब इंसान ही इन सब चीजों में फंस जाता है। उन लोगों को बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। बाद में नरेंद्र मोदी का ये डिसीजन गरीब आदमी को, एक आम आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लोग घंटों घंटों तक बैंक के बाहर लाइन लगा रहे थे, एटीएम के बाहर लाइन लगी पड़ी थी। लोग अपना काम छोड़कर, खाना पीना छोड़कर बैंक के बाहर लाइन लगे हुए थे ताकि वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसे को लीगलाइज कर सके। जब इस नोटबंदी से एक आम आदमी उभरा ही था कि तभी नरेंद्र मोदी ने एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंदर फिर से एक बार गरीब ही पिसता है। इसके बाद लोगों की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इसके बाद चीजों के दाम और भी ज्यादा बढ़ गए थे और इस चीज से डायरेक्टली देश का एक आम गरीब आदमी पिस रहा था। अब इस समय पर लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनके डिसीजंस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। जब आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहा था, जब वो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दे, इससे पहले गोदी मीडिया मोदी की इमेज धोने में लग जाते हैं। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो,
वो कहलाता है सुपर। मीडिया इस समय तक मोदी जी की इमेज इतना चमका देती है कि लोग नोटबंदी भूल जाते हैं, लोग जीएसटी भूल जाते हैं, एंड अगेन लोग मोदी जी को हीरो ही मानते रहते हैं। 2014 के उस कैंपेन के बाद लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस इतने सालों के बाद गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, हम मोदी जी को लेकर आए हैं तो अच्छे दिन आने वाले हैं। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर भी लोगों को मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर काफी भरोसा था, क्योंकि न्यूज चैनल्स लगातार मोदी जी की इमेज को चमकाने में लगे हुए थे। न्यूज चैनल के साथ साथ सारी चीजें मोदी जी ने इस तरीके से एडवर्टाइज करवाई कि लोग अब मोदी जी को भगवान मानने लगे थे। ये वो समय था जब सारी जगह मोदी वेब आने लगी थी। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जब गुजरात में बना तो उसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से ही रख दिया गया, जैसे कि इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी ने ही बनवाया हो। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, वो 5 साल के लिए है। वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आए हुए हैं। इसे आप ऐसे समझे कि ये एक तरीके का जॉब है, एक तरीके की जिम्मेवारी है जो इनको निभानी है। जितने अच्छे काम कर सकते हैं करें, देश को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। अगर आपको पता ना हो तो प्रधानमंत्री भी एक सिविल सर्वेंट ही है और इनकी सैलरी 1,65,000 होती है। मतलब कि प्रधानमंत्री भी देश के नौकर ही हैं, जिनको एक सैलरी बेसिस पर रखा गया है देश के विकास के लिए, जिनको की एक आम लोगों के हित के लिए काम करना होता है। पर यहाँ पर क्या किया जाता है, पीएम के नाम से एक स्टेडियम बना दिया जाता है, जबकि उस स्टेडियम को बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 रुपया तक नहीं दिया हुआ है। और वो सारा स्टेडियम बना हुआ है एक आम आदमी के टैक्स के ऊपर, आपके दिए हुए जीएसटी से, आपके दिए हुए हर उस छोटे या बड़े अमाउंट के टैक्स से। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने के पीछे की वजह यही है कि आम आदमी को लगे कि ये नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, और इसके बाद इनकी मार्केटिंग हो जाएगी और इनकी मोदी वेब चलती रहेगी। इंडिया में वैसे भी लोग क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स को भगवान ही मानते हैं। सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान को लोग भगवान ही मानते हैं, और बिल्कुल वैसे ही अभी नरेंद्र मोदी ने खुद के लिए करवा रखा है। एक ऐसी वेब लाई कि लोग पॉलिटिशियंस को भी भगवान मानने लगे। मोदी जी के पीएम बनने के बाद तो लोग एक्चुअल में पॉलिटिशियंस को भी भगवान मानने लगे, और 2019 तक तो हालत ये हो गई कि लोगों का ये कहना था बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। सोचिए किस लेवल तक ब्रेन वॉश किया हुआ है। लोग ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट पर अगर कुत्ता को भी खड़ा कर दिया जाए तो ये उसे भी जिता देंगे, क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। तो अगर ये किसी कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो ये उसे भी जिता देंगे। इतनी हाइप के साथ 2019 का इलेक्शन आता है, और ये इलेक्शन इतना कमाल का था कि बीजेपी ने यहाँ ऑल टाइम हाईएस्ट सीट हासिल की, 303 सीट। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिली हो, और इसके साथ ही इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और मोदी जी सबसे टॉप में पहुंच चुके थे। 2019 में तो मानो बीजेपी की लहर चल रही थी, लोग बीजेपी को पसंद कर रहे थे, और बीजेपी को नहीं, लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे। और इसी वजह से मोदी के दम पर सारे सांसद और विधायक बनाए जा रहे थे। जितने भी राज्य के इलेक्शन चल रहे थे उनमें से अधिकतम में बीजेपी जीत रही थी, क्योंकि इस समय मोदी वेव चल रही थी। कोई भी बीजेपी से एमएलए और विधायक का चुनाव लड़ रहा था वो जीत जा रहा था, क्योंकि इस समय जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे वो मोदी जी को भगवान मानने लगे थे, और जो नॉन बीजेपी सपोर्टर्स थे वो भी इस टाइम पर बीजेपी को सपोर्ट करने लगे थे। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी काम तो कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल पर मोदी जी का काम ही तो दिखाया जा रहा था। और ऐसे ही 2019 निकल जाता है, और फिर आया 2020। जब 2020 में कोविड आया, और कोविड के ही कारण देश में एकदम से लॉकडाउन लग गया, सारा का सारा देश बंद हो गया। बर पा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार। और कोविड की वजह से जब पूरा देश बंद हो जाता है तो लोगों के पास कुछ काम नहीं था, लोग अपने ऑफिसेस नहीं जा पा रहे थे, कोई भी बिजनेसेस वगैरह नहीं चल पा रहे थे, और सारे के सारे लोग अपने घर पर बैठे हुए थे। और इसके साथ ही जो भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो भी अपना काम धंधा बंद करके घर पे बैठे हुए थे। जब सारा देश बंद था तो उस टाइम पे लोग क्या करते कि टीवी देखा करते थे, और जब वो टीवी देखते देखते बोर फील करने लगते तो वो मोबाइल उठा लेते थे। जब अधिकतम लोग टीवी से मोबाइल पर शिफ्ट
हुए और उन्होंने यूट्यूब देखना चालू किया तो यहीं पर राइज हुआ इंडिविजुअल क्रिएटर्स का। 2020 के बाद ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे कई सारे इंडिविजुअल क्रिएटर्स का राइज हुआ जो एक्चुअल में फैक्ट के बेसिस पे बात किया करते थे और जिनकी बातें न्यूज चैनल से काफी डिफरेंट होती थी। जब लोग इन इंडिविजुअल क्रिएटर्स को देखने लगे तब लोगों को समझ में आया कि ये न्यूज वाले ये तो सिर्फ मोदी जी की अच्छी बातें करते हैं, वो भी 100% बढ़ा चढ़ाकर। तब लोगों को समझ में आया कि मोदी जी की खराब बातें तो बता ही नहीं जाती और जो अच्छी बातें बताई जाती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। और जब 2021-22 में ये सारी चीजें होती हैं तब लोग न्यूट्रल होकर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तब लोगों को समझ में आता है कि ये लोग फेक खबरें फैलाते हैं और मोदी जी कोई भगवान नहीं है, वो भी एक नॉर्मल पॉलिटिशियन ही है। अब लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। अब लोगों को ये समझ में आने लगता है कि मोदी जी भी एक लीडर हैं और राहुल गांधी भी एक अच्छे लीडर हैं। लोगों को इस टाइम तक लग रहा था कि मोदी जी भगवान है और बाकी अब कोई लीडर हो ही नहीं सकता, वही अब रहेंगे अब के सालों में भी। जब 2020 के बाद सोशल मीडिया का राइज हुआ तब लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी और इसके साथ ही बीजेपी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। अगेन 2024 में जब सेंटर के इलेक्शन आए तो बीजेपी को ये बात पता थी कि अब मोदी जी की लहर नहीं है और लोग अब मोदी जी भगवान नहीं मान रहे। यही रीजन था कि 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन बीजेपी ने पहले ही करा दिया। देखिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन 2024 के एंडिंग में होना था लेकिन बीजेपी ने इस चीज को 2024 के स्टार्टिंग में ही करा दिया और ये सब इलेक्शन से पहले कराने की वजह यही है कि ताकि लोगों को ये देखने को मिले कि मोदी जी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन करा दिया, मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाया। लोगों में ये इम्प्रेशन जाए कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। अगर आप देखोगे तो राम मंदिर का केस किसी और ने लड़ा है। 1990 में LK आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी, वहीं से ये पूरी पहल स्टार्ट हुई और राम मंदिर के लिए पूरे देशवासियों ने घर घर से पैसा दिया हुआ है, एक एक घर में जाकर पैसा कलेक्ट किया हुआ है और उन्हीं पैसों से राम मंदिर बनवाया गया है। मतलब कि राम मंदिर बनवाने में मोदी जी का कोई भी रोल नहीं है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी आते हैं, इलेक्शन से पहले इनॉग्रेट करवाते हैं राम मंदिर का और ये सारी चीजें की जाती है खुद को मेन कैरेक्टर दिखवाने के लिए। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? अब राम मंदिर में ये सारी चीजें करवाने के बाद बीजेपी को लगा कि अब फिर से नरेंद्र मोदी की वेव आ जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने ये दिखा दिया है कि ये सारी चीजें मोदी ने की है और इसके साथ ही सारे न्यूज चैनल से यही चीजें दिखाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम तक लोगों का न्यूज चैनलों से भरोसा उठ चुका था, लोग इंडिविजुअल क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट कर चुके थे। जब लोगों ने 2024 में सोशल मीडिया में क्रिएटर्स को देखा तो उन्हें पता चला कि शंकराचार्य तो गए ही नहीं है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। देश में हिंदू धर्म के सबसे बड़े लीडर शंकराचार्य जो बनाए गए हैं वो एक्चुअली राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये समय से पहले किया गया है और ये बिल्कुल गलत है। बाद में जब बीजेपी और शंकराचार्य का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लोगों ने शंकराचार्य जी को ही सपोर्ट किया, क्योंकि वो शंकराचार्य है, वो मंदिर के मेन पर्सन है। न्यूज चैनल वाले कितना भी मोदी जी को सपोर्ट करे, कितना भी एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ा के उनकी इमेज को धोने की कोशिश करे, लोग उसको वेरीफाई कर रहे थे। और इसके बाद जब 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं तो मोदी जी को सिर्फ 240 सीटें मिलती हैं, जो कि बीजेपी के लिए ऑल टाइम लो थी। 2014 से लेकर आज तक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उनको इतनी कम सीटें कभी नहीं मिली थी। इवन जिस सीट से ये लड़ रहे थे वाराणसी से, वहाँ पर 1,50,000 वोट से जीते थे, जो कि ऑल टाइम लोएस्ट जीत थी इनके लिए। आज अगेन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन इस तरह लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते जिस तरीके से 2014 और 2019 में किया करते थे। इवन अब तो लोग इन्हें ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और इसके साथ ही ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स तो ओपनली ये कहते हैं भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। एकदम से ये देखने को मिल रहा है कि लोग नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में बिल्कुल इसका ऑपोजिट था। बट ऐसा क्या हुआ कि 2014 और 2019 में जिस मोदी वेव की वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही थी, आज वही वेव खत्म हो चुकी है और बीजेपी को कई नई चीजें करनी पड़ रही है। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है इंडिविजुअल क्रिएटर्स का राइज होना। सोलो क्रिएटर्स और यूट्यूब
यूट्यूब का काफी ज्यादा राइज हुआ है, जिसकी वजह से लोग अब न्यूज चैनल पे डिपेंड नहीं रहे और इसके साथ ही न्यूज चैनल का इन्फ्लुएंस एकदम से खत्म सा हो गया है। 2019 में आप सबको याद ही होगा जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो न्यूज चैनल ने इस चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया था। लोग मोदी जी को भगवान मानने लगे थे क्योंकि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी। 2025 में अगेन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अगेन इसके ऊपर इंडियन न्यूज चैनल ने न्यूज बनाना स्टार्ट किया, न्यूज देना स्टार्ट किया। बट 2025 में कहानी कुछ और थी। लोग न्यूज चैनलों पर भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि न्यूज वाले कुछ भी दिखा रहे थे। कुछ न्यूज चैनल्स तो ये तक कह रहे थे कि इंडिया ने कराची पर कब्जा कर दिया। जैसे कि 2019 में लोग ये बिल्कुल मान लेते थे कि जो भी ये न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं वो बिल्कुल सच होता है। वही लोग, वही इंसान 2025 में इन न्यूज चैनल वालों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हालांकि लोगों को ये बिल्कुल पता था कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जीत रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान के राफेल वगैरह गिरा दी है। इसके साथ ही लोगों को ये भी पता था कि ये न्यूज वाले इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर 100 गुना बड़ा दिखा रहे हैं। यही वो वजह थी कि लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के चीजें नीतीश राजपूत के चैनल पे देखी, ध्रुव राठी के चैनल पे देखी। इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ साथ आज कुछ न्यूज चैनल वाले भी फ्रीली आ चुके हैं। वो ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी के रिसेंट एग्जाम्पल है अर्नब गोस्वामी, जो कि काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को जब भी वो कुछ गलत स्टेप लेती है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए लोग अब एकदम से बीजेपी के ऊपर से ट्रस्ट को लूज कर चुके हैं और इसीलिए लोगों का ट्रस्ट न्यूट्रल की तरफ जा रहा है या फिर ऑपोजिशन की तरफ। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल का एक सबसे बड़ा कारण राम मंदिर का इनॉग्रेशन भी है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन से बीजेपी को सपोर्ट भले ही मिला हो, लेकिन ये अयोध्या की सीटें हार गई। बाद में जब शंकराचार्य और बीजेपी के कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, इस पर भी काफी ज्यादा बहस हो जाती है और ये मुद्दा काफी दिनों तक चलता है। और इसके बावजूद भी लोग शंकराचार्य जी को ही सपोर्ट करते हैं। लोगों ने जब सुना कि शंकराचार्य जी ने 2014 में कांग्रेस के खिलाफ भी बातें बोली थी और अभी वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब यही हुआ कि शंकराचार्य जी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है बल्कि वो एक हिंदुओं के पक्ष में है। तब लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ही सही है और उन्होंने बीजेपी को हेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद का रीजन जिसकी वजह से आज के दिन में मोदी जी को हेट किया जा रहा है वो है डिक्टेटरशिप का होना। अभी के टाइम में कम्प्लीटली डिक्टेटरशिप तो नहीं बोल सकते, लेकिन पार्शियली यही चीजें चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी की अंदर की डिक्टेटरशिप। लोगों को समझ में आ चुकी है कि केजरीवाल को जेल में डालना और इलेक्टोरल बॉन्ड का ये सारा केस होना, वो सारी चीजें गलत थी। लोगों को अब समझ में आ चुका है कि ये फेयर तो नहीं है कि इलेक्शन के समय पर एक पार्टी को ज्यादा फंडिंग मिलना और दूसरे को कम। और इससे होता ये है कि ज्यादा फंडिंग वाली पार्टी अपनी एडवर्टाइजमेंट और भी बेहतर तरीके से कर सकती है। 2020 के बाद तो ये भी देखने को मिला है कि बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर ऐसी कई सारी चीजें कर रही है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन 3 बार के बाद 15 साल के बाद जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनको सीट ही नहीं दी जाती। यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है मोहन यादव को। ऐसे ही दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जो कि पहली बार विधायक बनी है, उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और इस डिसीजन से सभी लोग शॉक रह गए कि दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जो पहली बार विधायक बनी हो। और इसके साथ ही दिल्ली के हाल तो आप सबको पता ही है। और इन सारी चीजों से लोगों को ये समझ में आ गया कि ये सारी चीजें मोदी जी कंट्रोल करना चाहते हैं। और इससे तो यही देखने को मिलता है कि मोदी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पार्टी के अंदर से भी कोई खुद से डिसीजंस ले। जब लोगों के सामने ये सारी चीजें आती है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे वो केजरीवाल को जेल में डालने का हो, या फिर रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाए जाने का, वो भी पहले बार के अंदर, यही वो मोमेंट्स हैं जिसकी वजह से लोगों का बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर से भरोसा उठने लगता है। और एक्चुअल में अभी काफी ज्यादा लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी करने लग गए हैं। जब लोग इन सब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसी टाइम पे अपोजिशन को भी देख रहे हैं और उन्हें ये बात समझ में आने लगे कि राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं है। ये सिर्फ फालतू बातें नहीं करते बल्कि काफी सही बातें भी करते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं।
मतलब सेम टाइम में जब नरेंद्र मोदी का एक्चुअल में डाउनफॉल आ रहा है, लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अक्सर पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है, लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, कभी किसी को पसंद करते हैं वही लोग, कभी किसी को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अभी बीजेपी को क्रिटिसाइज करने लगे हैं? एक्चुअली में लोग सवाल पूछने लगे हैं और इसके साथ ही बीजेपी को हेट करना शुरू कर दिया है। और इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।